हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है पिछले कुछ 4-5 दिनों के अंदर इतना ज्यादा करेक्ट हुआ है कि यहाँ पे जो है एक नई पोजीशन बनाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे हर दिन जो है इसकी जो कैंडल जो है वो बड़ी होती जा रही है डाउन साइड के अंदर। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें पोजीशन क्या बनानी चाहिए, और उससे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे इतना क्यों गिरा और क्यों गिर रहा है, क्या सारे रीजन जो है वो यहाँ पे निकल के आते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा बिजनेस के रिगार्डिंग में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बिजनेस के रिगार्डिंग जानते हैं कि क्या बिजनेस है। फंडामेंटल के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद में टेक्निकल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें करेंगे कि यहाँ पे जो है क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे जो है शाम को 7 बजे और उसके अलावा कभी कभी रात को 9 बजे मैं एक एनालिसिस लेके आता हूँ, एक काम की बात मार्केट से रिलेटेड लेके आता हूँ। कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की थी, फिर इंडिया मार्ट की बात की थी, जेएसडब्ल्यू इस्पात, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, बीएसएल, हैप्पीएस्ट माइंड, और दे आर ऑलमोस्ट 115 स्टॉक। तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ काम की बात जो है आपके स्टॉक के रिगार्डिंग आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं मनप्पुरा फाइनेंस के लिए। तो मनप्पुरा फाइनेंस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है इतना क्यों गिर रहा है और इतना क्यों गिरा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूज है, जहां पे मैं आ गया, न्यूज नहीं है, एक तरीके से ये डिक्लेरेशन ऑफ डेटा है जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने दिया है कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे उन्होंने जो डेटा दिया वो डेटा जो है इनके फेवर में क्यों नहीं रहा और क्यों चीजें जो है नीचे की साइड में जो गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो मोटा मोटा आपको बता दूं कि इनके लिए जो 2 मंथ थे वो जून और जुलाई का जो मंथ था, इनके लिए जो कोविड वाला जो टाइम था उसमें ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें नीचे थी, डाउन, सारे जो ब्रांचेस वगैरह थी बंद थी, नॉन ऑपरेशनल थी यहाँ पे चीजें। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक तरीके से यहाँ पे जो है उस तरीके से जिस तरीके से इनका बिजनेस होना चाहिए था उस तरीके से बिजनेस यहाँ पे नहीं हुआ। नए कस्टमर जो है यहाँ पे जुड़ के नहीं आए, इनकी होल्डिंग्स कम हुई, एयूएम्स कम हुए। तो ये यहाँ पे जो है रीजन सामने निकल के आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्विकली अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है आफ्टर द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है जो कि तकरीबन 19% के करीबन है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे लेकिन जो क्वार्टरली जो था वो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जो 8% के करीबन यहाँ पे गिरा है। और द क्वार्टर एंडेड जून 2021 के अंदर 8% के करीबन यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो द कंपनी मिस स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी ड्यू टू लोअर नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि यहाँ पे क्वार्टर 1 के अंदर जो 2021 के अंदर जो थी वो यहाँ पे 13.3% जो थी वो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं। और यहाँ पे जो है 2.3% के करीबन जो है डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन जो है। और उसके अलावा जो प्रोविजंस जो है वो भी यहाँ पे एलिवेट हुए हैं जो कि 120 करोड़ के करीबन है। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड लोन बुक डिक्लाइंड 13% क्वार्टर ऑन क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 13% के करीबन जो है इनकी जो गोल्ड लोन की जो बुक है उसके अंदर डिक्लाइन हुआ है वो 16,500 करोड़ का है। और गोल्ड होल्डिंग जो है वो तकरीबन 11% से यहाँ पे कम हुई है जो कि 58.1 टन है। और यहाँ पे जो है लास्ट के जो 2 क्वार्टर है उसके अंदर जो है इनकी जो होल्डिंग है वो डिक्लाइन हुई है 15% के करीबन। और एयूएम जो इनके हैं जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे 18% के करीबन जो है यहाँ पे कम हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो लोन बुक्स हैं वो फ्लैट हैं, बाकी सारी चीजें वहां पे ठीक है, क्योंकि नॉन गोल्ड के अंदर जो चीजें हैं जो बाकी का इनका बिजनेस है उसके अंदर चीजें जो है फ्लैट है एक तरीके से, कोई ऐसी कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड लोन। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कंपनी से लॉकडाउन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून के अंदर ब्रांचेस क्लोजर्स एडवर्सली अफेक्टेड न्यू कस्टमर एडिशन, जो नए कस्टमर के एडिशन हो उसके अंदर कमी आई। और जो कि है 36% से यहाँ पे जो है FY 2020 के अंदर जो है चीजें यहाँ पे कम हुई। तो नो डाउट 4 महीनों में से 3 महीनों यहाँ पे एक क्वार्टर के अंदर जो है 2 महीने इस तरीके से यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है चीजें इंपैक्ट तो होना बनती हैं और चीजें इंपैक्ट जरूर हुई, वो सारे यहाँ पे रीजन है। लेकिन अच्छी बात इनकी ये है कि मैनेजमेंट ने अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको हैंडल किया और सारी चीजें यहाँ पे जो है
ट्रांसपेरेंसी दिखाई और सारी चीजें यहाँ ओपनली यहाँ पे आई। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो बहुत ज्यादा गौर करने के लिए है, अगर जिसको पोजीशन बनाने में डर लग रहा है ना उनके लिए, वो आप देखेंगे ये वाली लाइन, दिस हैज कम बैक टू नॉर्मल लेवल सिंस जुलाई अगस्त। ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी जुलाई अगस्त के अंदर नॉर्मल लेवल्स पे सारी चीजें आ चुकी हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, राइट। तो जो चीजें जो है इम्पैक्ट कोविड की वजह से हुआ है, उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हुआ है कि लॉन्ग टर्म होने ही वाला है, राइट। वो 1-2 मंथ के लिए जो इम्पैक्ट हुआ उसके अंदर इनका बिजनेस कम हुआ, और सीधी सी बात, उस बिजनेस कम हुआ उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो है बुक्स के अंदर दिखाई दिया, और बुक्स के अंदर दिखाई दिया तो स्टॉक्स के अंदर भी दिखाई दिया। लेकिन इस तरीके की जो सेलिंग आती है, जिस तरीके से जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, वो एक पैनिक सेलिंग होती है। वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स वीक हो गए या फिर कंपनी बहुत बेकार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो कि इंडिकेट सीधा सीधा ये लाइन यहाँ इंडिकेट करते हैं, दिस हैज कम बैक टू नॉर्मल लेवल्स सिंस जुलाई अगस्त। तो मतलब 2 महीने जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स हुई चीजें, तो वहां की वजह उसके बाद में जो अगले मंथ है वहां पे ऑलरेडी नॉर्मल हो गई। तो इसके अंदर जो है कोई भी वरी करने की मुझे तो जरूरत नहीं लगती है। अब इस लेवल पे अगर करने की जरूरत थी तो वरी करने की जरूरत जब थी जब वो ऊपर वाले लेवल पे था। तो ये इसकी न्यूज की बात हो गई। तो यहाँ पे चीजें जो है मुझे तो जो पर्सनली अगर देखोगे तो इस न्यूज के अंदर ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि फंडामेंटल बहुत खराब हो गए या कंपनी के अंदर कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज हो गया है या फिर कंपनी गलत हैंड्स में है या फिर कंपनी के अंदर कोई भी मतलब फंडामेंटल से रिलेटेड कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी चीजों में से कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे न्यूज ये जो डेटा आया उससे तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अब जो जहाँ पे ये अवेलेबल है जिस भाव पे, वहां से जो है बहुत अच्छा जो है ये स्टॉक यहाँ पे नजर आता है। लेकिन उसकी बात टेक्निकल के अंदर करेंगे। अब चलते हैं सीधा इसके क्विकली बिजनेस के अंदर देखेंगे। तो बिजनेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये गोल्ड के अलावा भी कंपनी ने अपने बिजनेस को काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन गोल्ड लोन हो गया, एसएमई फाइनेंस हो गया, फोरेक्स, व्हीकल लोन्स, डोर स्टेप गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन, माइक्रो होम लोन, और इतने सारे जो लोन्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किए। अब देखिए इन डाइवर्सिफाइड करने से प्रॉफिट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे जो डेटा आया उसके अंदर गोल्ड वाला जो बिजनेस है वो ज्यादा इंपैक्ट हुआ, और ये वाले जो बिजनेस है इनके अंदर इतना इंपैक्ट नहीं हुआ। चीजें जो है फ्लैट थी, राइट। तो एक इनके पास में बैकअप रहा, एक डाइवर्सिफाइड चीजें रही। तो ये चीजें जो जब इस तरीके से डाइवर्सिफाइड होती हैं तो ये हेल्प करती हैं। दूसरा क्या है कि देखिए स्टार्टिंग में जब ये लोग आए थे तो मार्केट में इतने कंपटीशन नहीं थे, गोल्ड लोन के रिगार्डिंग इतनी सारी चीजें नहीं थी, राइट। एक जब गली के अंदर एक बनिए की दुकान जो पुरानी होती है तो उसके पास में अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वहीं 4 दुकानें और खुल जाएं, जिस तरीके से बैंक्स वगैरह भी यहाँ पे गोल्ड लोन के अंदर आ गई, तो वहां पे जो चीजें इम्पैक्ट होना चालू हो जाती है, राइट। उनका जो प्रॉफिट होता है वो कम होना चालू हो जाता है। तो वहां पे बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना जरूरी है, और इन्होंने डाइवर्सिफाइड अच्छे तरीके से उसको किया भी, राइट। और आगे जाके और भी प्रोग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग कोई इस तरीके से वरी करने की जरूरत नहीं है कि यार अब तो गोल्ड लोन सब लोग देने लगे, छोटे छोटे बैंक्स और बड़े बड़े बैंक सब देने लगे, तो अब यहाँ पे कहाँ रहेंगी। देखिए पुरानी दुकान जो होती है वो पुरानी ही होती है, और दूसरा जो है इनके पास में मार्केट शेयर है। दूसरी तीसरी चीज, एक अब बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया हुआ है तो उसके अंदर कोई वरी करने की जरूरत यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगती है। अब यहाँ पे चलते हैं सीधे फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स के अंदर क्विकली देखेंगे, मार्केट कैप जो तकरीबन 16,208 करोड़ का है, और यहाँ पे करंट प्राइस जो है 192 पे। अगर बुक वैल्यू देखेंगे अपन तो 86 का है। तो यहाँ से तकरीबन डबल है, डबल से ज्यादा नहीं हुआ। आज भी ये प्राइस काफी करेक्ट हुआ है, तो डबल से भी ज्यादा, डबल के करीबन जो है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अभी भी काफी स्कोप है बिजनेस के अंदर, तो उस तरह की कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड कंपनी बहुत अच्छा देती है। आरओसी देखेंगे, अच्छा आरओसी है, 20% के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन इट इज ऑल्सो गुड। डेट टू इक्विटी 3.19 है। यहाँ पे डेट इसलिए नहीं देखना है क्योंकि बोरोइंग जो होती है, वो बोरोइंग जो है, ये जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, यहाँ पे जो लैंडिंग मनी होती है, यहाँ पे जो सारी चीजें इनके पास में होती है, वो जो यहाँ पे बोरोइंग ये शो करते हैं। तो वो चीजें हो गई। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 35% की है, और डिटेल के अंदर देखेंगे किस तरीके से नीचे होल्डिंग है। प्लेस परसेंटेज कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो एक अच्छी बात है। क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, तो देखिए रेवेन्यू के अंदर यार कुछ कमी नहीं आई। ये एक फ्लैट कंसिस्टेंट रेवेन्यू है। मतलब कंसिस्टेंट ही आप कहोगे, इतना ज्यादा कोई इसके अंदर डाउनफॉल नहीं है कि
जो स्टॉक है वो तकरीबन 25-30% जो नीचे चला जाए। तो ऐसा जब होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसके अंदर वरी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। इंटरेस्ट के अंदर आप देखोगे वो कम हुआ है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट देखोगे कंसिस्टेंट है, फाइनेंशियल मार्जिन जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो भी मैं कंसिस्टेंट ही कहूंगा, हालांकि थोड़ा सा कम है लेकिन कंसिस्टेंट ही वी कैन से। और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट जो है तकरीबन तकरीबन थोड़ा 30 करोड़ के करीबन यहाँ पे कम हुआ है। और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो अच्छा डेटा मार्च 2020 पिछले साल भी था और अभी भी जो है अच्छा डेटा यहाँ पे निकल के आता है। इंटरेस्ट के लिए बात करोगे तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे जो है कंसिस्टेंट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे तो वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अदर इनकम यहाँ पे कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर एक आधा क्वार्टर एक जेन्युइन रीजन की वजह से अगर खराब आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी होल्डिंग्स बेच के निकलने लगे, राइट। सारे बिजनेसेस के अंदर जो है बिजनेसेस के अंदर हिकअप्स हैं, सारे बिजनेसेस डाउन है और बहुत सारे बिजनेस तो बहुत ज्यादा डाउन थे इस कोविड के अंदर, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो एक पैनिक सेल यहाँ पे हुई है और कुछ भी यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट की बात करेंगे, रिजल्ट्स देखिए कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट्स इंक्रीज किए हैं, एक अच्छी कंपनी के इंडिकेशन होते हैं और कंसिस्टेंटली इन्होंने इंक्रीज किए हैं। कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें पिछले साल के मुकाबले इन्होंने रिजल्ट्स इंक्रीज ना किए हैं। बोरोइंग जो है इनके पास में तकरीबन अच्छी खासी बोरोइंग है। और यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट देखिए पिछले साल कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, जो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो है तकरीबन तकरीबन 2014 के अंदर इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो है इनका है। तो अच्छी एक्सपेंशन की तरफ है कंपनी, तो क्या वरी करने की जरूरत है यहाँ पे। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आप देखोगे पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ 18% का स्टेक है, जिसके अंदर भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स भी होंगे 1% से नीचे वाले, क्योंकि स्क्रीनर 1% से नीचे का डेटा शो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो 11 से 15% के करीबन जो पब्लिक के पास में होल्डिंग होगी एंड इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, राइट। प्रमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जो है कंसिस्टेंट है, नो डाउट। यहाँ पे एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जरूर कम की है, लेकिन जितनी एफआईआईज ने कम की तकरीबन उतनी जो है डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो फाइनेंशियल के अंदर यहाँ पे बुक्स के अंदर सारी चीजें अप टू मार्क है, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रीजन मैंने सारे आपको बता दिया, क्यों गिर रहा है शेयर, क्या हो रहा है उसके अंदर, तो वो सारी बातें हो गई। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। टेक्निकल्स के अंदर करंट भाव पे ये शेयर अच्छा नजर आता है कि नहीं आता है, जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए और जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टेक्निकल्स के अंदर। वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप देखोगे, देखिए जिस तरीके से ऊपर गया था ना स्टॉक, जिस तरीके से ऊपर गया था उससे भी बुरी तरीके से नीचे आया। यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, नो डाउट अप ट्रेंड है, लेकिन एक शार्प अप ट्रेंड है। जब इस तरीके से 75 डिग्री पे 90 डिग्री पे चीजें ऊपर जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी स्पीड में नीचे करेक्ट भी होती हैं। जब मार्केट अच्छा पॉजिटिव मार्केट होता है तो चीजें ऊपर जाती हैं, जब नेगेटिव होता है तो उसी स्पीड में नीचे भी आती हैं। और ये बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक ट्रेंड होता है, जो ट्रेंड होता है, देखिए ये जो ट्रेंड है ये रीजनेबल ट्रेंड है, राइट। इस तरीके से ऊपर नीचे एक ही डायरेक्शन में चीजें जाएंगी तो जाहिर सी बात है नीचे एक ही डायरेक्शन में आएंगी भी, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स यहाँ पे नजर आते हैं और यहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे तो उस वजह से पिछले 4 दिनों के अंदर इतना करेक्शन हुआ कि लाइक कितना हुआ, लेट्स मी सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लाइफ टाइम हाई से तकरीबन जो है जस्ट मिनट, लाइफ टाइम हाई से करेक्शन जो इसका है वो तकरीबन हो चुका है 23% के करीब, 23% के करीबन करेक्शन जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर मायने रखता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो समझने वाले जो लोग होंगे ना वो ऑलरेडी यहाँ समझ गए होंगे। जब ये वाला चार्ट पैटर्न बनाता है, यहाँ पे आप देखोगे क्लियर कट यहाँ पे जो है एक जो एनगल्फिंग कैंडल बनी थी और रेड कैंडल जब एक ग्रीन कैंडल को जो है एनगल्फ कर ले और उसकी बॉडी को और उसकी विक को दोनों को एनगल्फ कर दे, तो इसका मतलब सीधा सीधा नजर आता है कि यहाँ पे जो है एक रिवर्स ट्रेंड में चीजें हो सकती हैं। और दूसरा एक ये तो हुआ ही, उसके अलावा मार्केट के अंदर जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें डाउन चल रही, वो चीजें हो गई। तीसरा जो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के अंदर कुछ चीजें जो है सही नहीं थी तो वो चीजें होंगी। तो मतलब चौतरफा मार स्टॉक को पड़ी है, चौतरफा पड़ने के बाद में शार्प तरीके से नीचे आप देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस शार्प तरीके से नीचे आया ना उसी तरीके से इसके अंदर रिकवरी भी आएगी, और रिकवरी आने की और भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक सुपर सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, सुपर सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? पहला रीजन तो यहाँ पे ये है कि 100 डीएमए है,
उसके बाद में रीजन है कि 200D में है, दोनों एक ही साथ में है। अगर आप देखोगे नीचे आज गया भी लेकिन वापस जाके क्लोजिंग जो है ऊपर जाके बंद हुआ, तो ये इंडिकेशन सीधा सीधा नजर आता है कि यहाँ पे स्टॉक जो है अब इससे नीचे आने के लिए रेडी नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल ऑलरेडी है इसका, यहाँ पे शेयर कई बार कई बार ऊपर नीचे हुआ है, तो ये भी इसके सपोर्ट का काम करेगा नो डाउट। तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन जिस लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग काफी अच्छी है। अगर नीचे की तरफ क्लोज होता तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की जरूरत होती, लेकिन क्लोजिंग जो है 100 और 200 डीएमए के ऊपर हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे एक इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये सपोर्ट लेवल का काम करे, कई बार स्टॉक का यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ऑलरेडी हुआ है। तो यहाँ पे चीजें जो है अब इस लेवल पे जो हो गया सो हो गया 3-4 दिनों में, लेकिन इस लेवल पे जो है चीजें मुझे अच्छी नजर आती हैं। यहाँ पे जिस तरीके से ऑलरेडी जो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप करेक्ट हो चुके हैं, उस तरीके से करेक्शन जो है अब इतनी करेक्शन मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है, पर्टिकुलरली इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि चीजें जब शार्प तरीके से नीचे आती हैं तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं वो रिवर्स गेयर में वापस से स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। तीसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, बिजनेस काफी अच्छा है। और चौथा, यहाँ पे पैनिक सेल हुआ है और कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग अब तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, राइट, अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि अभी और होल्ड करके बैठे हैं। और जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई है वो यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से 5-7% और नीचे चला जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, 30% मैं अभी लगाऊंगा, 30% 5-7% के नीचे जब चला जाएगा तब लगाऊंगा। किसी को भी मार्केट का टॉप और बॉटम कभी भी पता नहीं होता, राइट। तो भला भला हमारा इसी में है कि देखिए, इस तरीके के बुल मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो इसी तरीके से करना है। अगर जब लाइफ टाइम हाई पे चीजें चल रही हैं तो वहां पे थोड़ा ऊपर जाए तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और जब नीचे आए तो वहां पे जो है आपको जो है अपना दिमाग लगाना है और वहां पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट वहां पे करते रहना है। एक बुल मार्केट में इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। जबकि जो है सारी चीजें लाइफ टाइम हाई पे अगर ट्रेड कर रही हैं तो ये करना बिल्कुल बनता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगा कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर इस मार्केट के अंदर काम करना चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डेफिनेटली जो है आई विल कंसीडर दैट। तो ये हो गई आज की बात, तो कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। तो यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप जो भी करें आप अपना एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात जरूर करें, उसी के बाद में जो है अपना जो है यहाँ पे डिसीजन ले। और एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई यहाँ पे कि इसके टारगेट देख लेते हैं। तो मैं कोई ज्यादा टारगेट नहीं देखूंगा, मैं बस यही वाला टारगेट देखूंगा जो इसका लाइफ टाइम आई है, जो कि तकरीबन तकरीबन 30% है। और 30% यहाँ से अगर हमें आने वाले 2-3 महीनों में मिल जाता है तो उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, राइट। सो ये हो गई बात, चलिए गुड बाय। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।